हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है आज के इस चैप्टर पतंग कविता के प्रश्न उत्तर में। इसमें हम देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। उत्तर आपको लिखना है कि पतंग को देखकर मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं भी पतंग की तरह आकाश में उन्मुक्त विचरण करता। पतंग डोर के सहारे उड़ती है, यह डोर किसी अन्य के हाथ में होती है। मैं पतंग की तरह उड़ता तो चाहता हूँ, परंतु यह कदापि नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुझे अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करे। मैं स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा अनुसार ही आकाश में विचरण करना चाहता हूँ। आप लिख सकते हैं अपने विचार इस तरीके से। दूसरा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर का संगीत वह आनंद है जो रोमांच के समय अनुभव होता है। जैसे लय में बंधा हुआ संगीत आनंदित करता है, उसी प्रकार लयबद्ध जीवन भी आनंददायक होता है। बिखरा और अस्त व्यस्त जीवन मन को कष्ट देता है। इस प्रकार शरीर और संगीत दोनों में लय और आनंद होना उन्हें आपस में संबंधित करता है। तीसरा प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। लिखना है आपको कि पतंग उड़ाते समय बच्चे सब कुछ भूलकर पतंग में ही मग्न हो जाते हैं। डोरी के सहारे पतंग को नियंत्रित करते करते वे छत के किसी खतरनाक कोने पर जा खड़े होते हैं, जहां से वे गिरकर चोटिल हो सकते हैं। उस समय उनको गिरने से बच जाना देखकर लगता है मानो अत्यंत ऊंचाई पर उड़ती पतंग ने अपनी पतले सी डोर से उन्हें वैसे ही थाम लिया है जैसे बच्चे पतंग की डोरी के सहारे थामे हुए हैं। चौथा प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे से कवि का क्या आशय है। इसमें कवि वर्षा ऋतु का अंत होने की घोषणा करता है। भाद्रपद महीना बीत चुका है और बता रहा है कि अब भादों के बीत जाने पर शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया है तथा वातावरण में नमी कम हो गई है। वर्षा में बादलों के छाए रहने से दिन में भी प्रकाश कम होता था। अब आसमान में बादल नहीं है, आकाश एकदम स्वच्छ है, इसीलिए सवेरा चमकीला और लाल दिखाई दे रहा है। पांचवा प्रश्न है, कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है। तो कवि पहली दो पंक्तियों के बाद में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करता है। कहता है कवि ने बिंबों के सहारे शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। कविता में शरद एक बालक का प्रतीक माना गया है। इसमें शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। चमकीले साइकिल ये प्रकाशपूर्ण दिन को माना गया है। जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसको साइकिल के रूप में उसका मानवीकरण किया गया है। और घंटी को पक्षियों का कलरव, इसे घंटी माना गया है। यहाँ पर पक्षियों के कलरव का मानवीकरण किया गया है। चमकीले इशारे यानी प्रकाशित वातावरण, सूर्य की जो किरणें हैं, इन्हें चमकीले इशारे, इसका भी मानवीकरण हुआ है। और पुल यानी वर्षाकालीन जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है, इसका भी वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो इन विभिन्न बिंबों के माध्यम से कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। शरद रूपी बालक अपनी साइकिल तेज चलाते हुए पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुला रहा है, बच्चों को आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार का सुहावना मौसम। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, पतंग कविता के आधार पर पतंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिखेंगे हम इसमें कि पतंग कविता में कवि ने शरद ऋतु के आगमन में उड़ने वाली पतंगों का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की तथा रंगीन चीज़ है। वह दुनिया के सबसे पतले कागज से बनी होती हैं। उसमें बांस की सबसे पतली कमानी लगी होती है। बच्चे उसे आसमान में उड़ाते हैं। बहुत हल्की और नाजुक होने पर भी वह आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ती है। नेक्स्ट आपको सातवां प्रश्न है, सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा गया है। उत्तर हम लिखेंगे इसमें कि आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं जो तितलियों के समान दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं, पतंगें रंग बिरंगी है, इसलिए उन्हें तितलियों के समान बताया गया है, दिखाया गया है। उनका तन्मयता पूर्वक आनंद लेते हुए बच्चे सीटियां बजा रहे हैं और शोरगुल कर रहे हैं।
बच्चों की इस दुनिया को चींटियों, किलकारियों तथा तितलियों की नाजुक दुनिया यहाँ पर कवि ने बताया है। 8वां प्रश्न, पतंगों की तितलियों से क्या समानता है? तो इसमें आपको लिखना है कि कवि ने आकाश में उड़ने वाली पतंगों को तितलियों के समान बताया है। पतंग भी कोमल होती है तथा वह रंग बिरंगे हल्के कागज की बनी होती हैं। तितलियों के समान पतंगे भी आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर तथा ऊपर नीचे लहराती है। इस प्रकार तितलियों और पतंगों में समानता कवि ने यहाँ पर दर्शाई है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, छतों को नरम बनाते हुए का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या आशय है? तो इसमें लिखना है हमें कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए ईंट पत्थर की कठोर छतों पर इधर से उधर भागते हैं तो उन्हें छतें कठोर नहीं लगती। वे छत पर इस प्रकार भागते हैं जैसे उनके पैरों के नीचे कोई मुलायम चीज हो। इससे पतंग उड़ाने में उनकी तन्मयता व्यक्त होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि उन्हें जरा भी कठोरता का आभास नहीं होता, ऐसा लगा जैसे छतों को नरम बना दिया गया हो। और नेक्स्ट प्रश्न है, डाल की तरह लचीला वेग किसका बताया गया है और क्यों बताया गया है? तो पेड़ की डालियां हवा के झोंकों से तेजी से ऊपर नीचे या फिर इधर उधर झूलती हैं। पतंग उड़ा रहे बच्चे भी उसी प्रकार छत पर इधर उधर दौड़ते हैं। बच्चों की चंचलता को डाल की तरह लचीला वेग कहा गया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, पतंग उड़ाने के लिए शरद ऋतु क्यों उपयुक्त होती है? लिखना है आपको कि पतंग बिल्कुल नाजुक कागज, बिल्कुल पतला कागज, दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की पतली कमानी से बनती है। वर्षा में भीगने पर वह उड़ नहीं सकती। शरद ऋतु में बादलों से न बूंदें टपकती है और न वातावरण नम होता है। हवा भी धीमे धीमे चलती है, तेज हवा भी नहीं होती है। इस प्रकार के वातावरण में ही पतंग उड़ सकती है। अतः बच्चे शरद ऋतु के आते ही पतंग उड़ाने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।